आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण में जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, सदन में अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो एक मोर्चा संसद के बाहर भी खड़ा किया जा रहा है और ये मोदी विरोधी मोर्चा वक्फ संशोधन बिल पर सबको एक साथ लाना चाहता है और इस बिल की मुखालफत चाहता है। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया है कि पूरा का पूरा विपक्ष इनके साथ मिलकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करे और किसी भी सूरत हाल में इस बिल को पेश ना होने दिया जाए। मुखालफत मोदी सरकार की जा रही है, लेकिन उम्मीदें मोदी सरकार में शामिल साथियों से भी जताई जा रही हैं। टीडीपी से समर्थन देने की मांग की जा रही है, आरएलडी से समर्थन देने की मांग की जा रही है, एलजेपी से समर्थन देने की मांग की जा रही है, तो नीतीश कुमार से भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज इफ्तार पार्टी होने जा रही है और इस इफ्तार पार्टी में विपक्षी सांसदों को न्योता दिया गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या इसमें जेडीयू के नेताओं को भी शामिल होना है, क्या इसमें आरएलडी के नेताओं को शामिल होना है, क्या इसमें एलजेपी का कोई नेता शामिल होगा, क्या इसमें टीडीपी का कोई नेता शामिल होगा। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के इस मोर्चे की सबसे ज्यादा अगर सुगबुगाहट कहीं होगी तो वो बिहार में होगी, क्योंकि बिहार है चुनावी राज्य। कुछ ही महीनों में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात एक डेलीगेशन कर चुका है। नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी बातों पर हम गौर करेंगे। तो आज खुले मंच से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ कर दिया कि अगर नीतीश कुमार उनका समर्थन नहीं करते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, अगर एनडीए में शामिल सहयोगी उनका साथ नहीं देते हैं, तो फिर मुस्लिम समुदाय भी गौर करेगा कि उनके साथ क्या करना है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं घेराबंदी मोदी सरकार की जा रही है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इस मोर्चे का कुछ असर बिहार के चुनावों पर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार एनडीए की एकजुटता पर वक्फ संशोधन बिल को सदन से पास करवा पाएगी या अपनों से ही झटका लग सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनवाते आज के बयान। ये एक पूरी कम्युनिटी पे अटैक है। बीजेपी का तो जो तरीका है वो आप जानते हैं कि किस तरह से समाज को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, घृणा पैदा की जाती है, नफरत पैदा की जाती है, कम्युनल टेंशन पैदा किए जाते हैं। लेकिन कम से कम हम ये महसूस करते हैं कि जो अलाइज पार्टीज हैं, बीजेपी की जनता दल यू है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है, आरएलडी है, कम से कम ये पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, ये पार्टियां कम से कम इस डिविजिव एजेंडे को सपोर्ट नहीं। 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर से भी अपनी बात देश के सामने भी और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के सामने भी, रूलिंग पार्टी के सामने भी और अपोजिशन पार्टी के सामने भी विस्तार के साथ रखेंगे कि जीपीसी धोखा है। हमको मालूम था कि धोखा देने के लिए बनाई गई है। उसने किसी की राय नहीं ली, न किसी से बातचीत की। जो अपने चंद पिट्ठू जो किराए के टट्टू थे उनसे उन्होंने बात की। सिर्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब पब्लिक ने दी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर। उसको वक्फ बोर्ड जो है चौकीदार खाली है। मैं कहता हूँ कि उसके वक्फ बोर्ड के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मंदिरों की है और 1000 टन सोना जो है मंदिरों के अंदर छुपा हुआ है। उसको आप निकालिए, जो कि पिछली देखिए सीटें कमाई की। अब ये चाहते हैं कि अपने भरम उनको यह है कि हम हिंदू इससे खुश हो जाएंगे, बल्कि भरम इनका है, धोखा है इनका। इससे कोई हिंदू खुश नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अलग अलग राय जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। कोई जेपीसी को धोखा बता रहा है तो किसी को उम्मीदें हैं एनडीए के पार्टनर से कि उनके साथ आएं और इस बिल की मुखालफत करें। अब देखना यही दिलचस्प है कि एनडीए कितना एकजुट रहता है और सरकार की जो राहें हैं वो कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती हैं इस बिल को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान विजय चौक से इस वक्त हैं प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रदीप भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सबकी खबर रखने वालों को क्या इस बात की खबर है कि अपने कहां जा रहे हैं? पूरा का पूरा एनडीए वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ में है, पर यहाँ एक बड़ी साजिश रचने का प्रयास हो रहा है प्राची जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे शाहीन बाग के अंदर अभी राशिद इल्वी का स्टेटमेंट आया है कि 2 साल तक मुसलमानों को सड़कों पर रहना चाहिए और शाहीन बाग वाला वापस से मॉडल अप्लाई करना चाहिए।
मतलब ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के वक्त एंटी हिंदू राइट्स हुए थे, जिसके अंदर शर्जील इमाम को अभी अभी कोर्ट ने की कॉन्स्पिरेटर घोषित किया है, ये एक और शर्जील इमाम पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी की नीति तो साफ है, उन्होंने कह दिया है कि वो हिंदुस्तान के स्टेट से लड़ना चाहते हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ठोक देंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है आगे आके सड़कों की बात करता है, और ये वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना था तो उन्होंने ट्वीट किया था, जो बाद में डिलीट करा था, कि भाई ऐसी स्थिति वापस नहीं होने वाली है। तो इनको ये उम्मीद है कि अगर इनकी समर्थित सरकार आए तो अयोध्या में ये मस्जिद वापस से बनवा सकते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, और ये वो राजनीति प्राची जी जैसे बांग्लादेश जैसे हालात जो सड़कों पे पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, वो हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं, और हम होने नहीं देंगे। वाली राजनीति में आपके सहयोगियों पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है ना। अभी आपने सुना ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रही है एलजेपी, नीतीश कुमार, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और आरएलडी यानी कि जो जयंत चौधरी हैं वो सेक्युलर नेता हैं, उनसे उम्मीदें हैं कि वो हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। सेक्युलरिज्म की परिभाषा एक कट्टरपंथी बोर्ड तो ना दे, और ये कोई मुसलमानों का नुमाइंदा भी नहीं है। गुजरात के म्यूनिसिपैलिटी पोल्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड शेयर मुस्लिम वोट्स के अंदर ये स्पष्ट करता है कि मुसलमान भी इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। दिक्कत इनकी एआईएमएम की, कांग्रेस की, सपा की, इन सब की है क्योंकि ये लोकतांत्रिक रूप से जनता का समर्थन नहीं जीतना चाह रहे। ये बांग्लादेश का मॉडल हिंदुस्तान में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी मंशा राहुल गांधी ने पहले ही क्लियर कर दी। हमारे पूरे अलाइज हमारे साथ की जानकारी तो होगी ना आपको, नीतीश कुमार से सब मुलाकात जानकारी है प्राची, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम गौर करेंगे आपकी बातों पर। आपने एक चीज गौर करी तो आपके पास भी आई होगी ना प्राची जी, आई आपने एक चीज गौर करी, लोकसभा चुनाव के बाद कितनी एनडीए की मीटिंग हुई? जरा एक इंडिया अलायंस की मीटिंग बता दीजिए, लड़े कौन है आपस में? कांग्रेस सपा, कांग्रेस आम आदमी आरजेडी। हम तो एकजुट हैं, लड़ तो ये रहे। इनको पूछना चाहिए कि इनके अलायंस साथ में ऐसा ना हो। आपके नेताओं पर डाले जा रहे हैं ना, लोकतांत्रिक चाहे हक बिहार है, में हो चाहे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, लोकतांत्रिक हक है, पर उनको भी पता है उम्मीद कुछ नहीं होने वाली। अच्छा खैर ठीक है। प्रदीप भाटी जी, अब आपसे मेरा सवाल यही है कि क्या सिर्फ मोदी सरकार कोई बिल लेकर आ रही है तो विरोध करने के लिए विरोध करना है, या वाकई में आपके विरोध में कुछ दम है, और उम्मीदें इनके साथियों से क्यों? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है और आज अतिरिक्त अनुदानों पर बहस चल रही है। बजट के लिए मात्र 30 मिनट की बहस और 3 महीने क्या 6 महीने होने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड पे इतनी बहस। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में मॉडल लेके आना चाहती है कि किस तरह से जो तंगदस्ती इस देश में फैल रखी है, जो इकोनॉमी की बुरी हालत है, जो बेरोजगारों की बुरी हालत है, जो शिक्षा की बुरी हालत है, जो स्वास्थ्य की बुरी हालत है, उस पर बात ना हो, इन पे बात हो। क्योंकि ये आएगा ये बिल जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सेशन के आखिरी में आएगा। तो मैं एक बात जरूर इनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वक्फ बिल का अमेंडमेंट बिल 2019 अगस्त 2013 में भी एक राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, जिसपे मुख्तार अब्बास नकवी, इनके सबसे बड़े नेता हैं जो मुस्लिम चेहरा है, वो एक बहस कर रहे थे। और वहाँ पे भी 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बात हो रही थी। एक बात हो रही थी कि नॉन मुस्लिम लोग बार काउंसिल जो इनकी है उसके अंदर उनको इन्वॉल्वमेंट करें और स्टेट गवर्नमेंट का उसका प्रतिनिधित्व उसके दे सके उसके अंदर। तो वो क्या कहते हैं, मैं उनको कोट करता हूँ, इस 19 अगस्त 2013 की बात है। इसका मतलब ये है, अब्बास नकवी जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं साहब, हमने इस देश में मुसलमानों की इतना अशिक्षा दे दी है कि इतना कमज़ोर बना दिया है कि उनके लायक नहीं है कि उनका दूसरा प्रोविज़न भी कर दिया जाए। दूसरा प्रोविज़न मतलब नो मुस्लिम मेंबर, और जिसमें गवर्नमेंट उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव डालेगी। ये इससे साफ नज़र आता है कि ढूंढकर लाए, ये अपने मर्जी का आदमी ढूंढ के लाएंगे। काम तो सरकार पहले ही ये कर रही है, और अमेंडमेंट तो दुरुपयोग करना, सरकार की मर्जी के हिसाब से अमेंडमेंट नियुक्त किए जाएंगे। और यही अमेंडमेंट आना चाह रही थी। यही अमेंडमेंट में नॉन मुस्लिम के लिए, नॉन मुस्लिम मेंबर के लिए बार काउंसिल में बात हो रही थी, और ये बिल पास 2013 वाली सरकार कर रही थी ना। ये क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं वो तो सुनिए, इनका स्टैंड तो सुनिए, इनका स्टैंड तो सुन लीजिए। लेकिन ये तो नई जानकारी है ना मेरे लिए। 2013 वाली जो सरकार, यानी मोदी सरकार के अलावा जो दूसरी सरकार थी, कांग्रेस सरकार, वो भी यही अमेंडमेंट लाना चाह रही थी कि बिल लेके आ रही थी अमेंडमेंट के अंदर। उसके अंदर इन्होंने कहा इसका तो ये वक्फ बोर्ड की हालत
इसको बद से बदतर कर देंगे। दूसरी बात इन्होंने इसके अंदर करी कि 2013 में जो प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट रिकॉर्ड हुए थे कि उसमें तो प्रॉपर्टी का असीमित कोई रिकॉर्ड शक्तियां दी नहीं गई है थी ना। नहीं। जहां तक मुझे पता है 6 बार अमेंडमेंट हुए, 1959, 1964, 1969, 1984, 1995 और 2013। यहाँ तो अधिकार दिए गए ना। 2013 में राज्यसभा का बिल है, पेज नंबर 814 से लेके 817 तक पढ़ लीजिएगा। उसी से कोट कर रहा हूँ और राज्यसभा के उस रिकॉर्ड से निकाल के लाया हूँ। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही, उन्होंने बड़े जोर देके कहा कि जब प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप इंक्रोचमेंट की बात जो कर रहे हैं या कितनी उसके ऊपर वो बहस चल रही है कि कितना कब्जा है और वो सब बातों पे, तो उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप ये रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा वक्त की प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इस बात ये बात सही है कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, बदल गए और जज्बात बदल गए। प्रदीप भंडारी जी की पार्टी सुन लें, एक पूरी बात सुन लें तो बहुत क्लियर हो जाएगा, इनका दोगलापन नजर आ जाएगा, इनकी बात समझ आ जाएगी। लेकिन ये बताइए ना, अरे मैं इसीलिए आपको टोक रही हूँ ना, मैं इसीलिए टोक रही हूँ। आपने पहले मुझे कंफ्यूज किया कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा करवाना चाह रही है। अरे इफ्तार पार्टी में चर्चा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है और आप ही के सांसदों को न्योता दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर एक सेकंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान आप लोगों को किया गया। तो चर्चा कौन कर रहा है ये सबके सामने। दूसरा, ये कौन ला रहा था सर बिल? उस वक्त की सरकार ला रही थी, कोई उस सरकार की अमेंडमेंट बिल सरकार लेके आई थी 2000 अमेंडमेंट बिल था। 2013 की बात है। 19 अगस्त। मैं आपको डेट कोट करके दे रहा हूँ, आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, उसके बाद भी आप बीच में बार-बार तो बोलेंगे। चाह रही थी ना कि नहीं, मैं तो जो मेन मुद्दा है उस पे बात हो तो जाने दीजिए। इन्होंने क्या कहा, ये क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेके क्या कोई रिकॉर्ड नहीं है इस प्रॉपर्टी में, जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आधा अधूरा है। और उस पे उन्होंने शेर पढ़ा, सुनिए, बहुत अच्छा शेर पढ़ा। मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मेरी मिट्टी किसी झगड़े में ना डाली जाए, बाल की खाल ना निकाली जाए। ये कौन कह रहा था? अरे तो फिर ये अब्बास नकवी जी कह रहे थे कि भाई जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, जब उस वक्त की सरकार ये अमेंडमेंट लेना चाहती थी, ये अमेंडमेंट लाना चाहती थी, तो आज वो पार्टी विरोध क्यों कर रही है और आप उसके साथ खड़े क्यों हैं? रही बात इनके रोल बदलने की, एक छोटा सा जवाब प्रदीप भंडारी जी, इस पर फिर मैं आ रही हूँ पार्षद जी आपके पास। लेकिन यूटर्न तो है ना भाई, उस वक्त की सरकार अगर ये अमेंडमेंट लेकर आ रही थी, आज वो खिलाफ क्यों है? ये बात एक्सपोज कर रहा हूँ। यहाँ कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और लागू हो रहा है ना, लागू हो रहा है कि नहीं? आप एक शेर तक भी नहीं पढ़ने देंगे। यहाँ कुछ और कहते हैं, वहाँ कुछ और कहते हैं, हकीकत कुछ और है, दास्तां कुछ और कहते हैं। को नहीं बोलने देना चाह रहे ना, पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनेवाला को दे रहे हैं। 3 वर्सेस 1 की डिबेट में ये इतने घबराए हुए हैं कि इनके टाइम को लग रहा है आरजेडी बोलेगी भाई घबराओ मत, एक ही भाजपा का प्रवक्ता है। इनका पूरा आर्ग्यूमेंट मुख्तार अब्बास नकवी पे बेस्ड है। ये ना मुख्तार अब्बास नकवी का 21 अगस्त 2024 का स्टेटमेंट, कहते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल इस वक्त की जरूरत है। ये मुख्तार अब्बास नकवी, अब ये हो गया इनका आर्गुमेंट क्या था? अरे इनका आर्गुमेंट हो गया, कहीं से भी कुछ भी कोट करके कर देंगे। बड़ी बात यह है कि अगर ये 2013 में अमेंडमेंट करे तो इनका संवैधानिक अधिकार, ये 1950 में अमेंडमेंट करे इनका संवैधानिक अधिकार, अगर हम 2025 में अमेंडमेंट करें तो हमारा संवैधानिक अधिकार कैसे नहीं हो सकता? बीजेपी को एक्सपोज किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपकी नियत पर शक है प्रदीप भंडारी जी, इस पॉइंट पर आऊंगी कि आपकी नियत पर शक है। वही बात ये कह रहे थे जो अभी विपक्ष कह रहा है। सरकार कुछ भी लेकर आती है तो उसके स्टेक होल्डर को ही विश्वास में नहीं ले पाती है। पाशा साहब, ये विरोध किस बात को लेकर किया जा रहा है? जब 6 बार अमेंडमेंट इसमें किए जा चुके हैं, 6 बार जब इसमें संशोधन किए जा चुके हैं, तब तो स्वीकार्य हो गया। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि जो असीमित आपको शक्तियां मिली थी वो थोड़ी सी हम उन पर अंकुश लगाना चाहते हैं। तो ये कैसे खिलाफ हो गया शरीयत के? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको मुस्लिम फोबिया कहते हैं, और ये बीमारी बहुत क्रॉनिक डिजीज में बदल चुकी है। 100 साल पहले जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तब से वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और उसी बीमारी का नतीजा है कि हर वो चीज़ जो मुसलमानों से संबंधित है वो उनको खटकती है। मुसलमानों के मस्जिद उनको खटकते हैं, मुसलमानों के मदरसे उनको खटकते हैं, मुसलमानों के दरगाहें उनको खटकती हैं, और वक्फ बिल भी वक्फ इसीलिए लाया गया है कि वक्फ उनकी नज़र में खटकता है, वक्फ बोर्ड उनकी नज़र में खटकता है। वक्फ की ज़मीनों को हड़पना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए जाहिर है कि यह हंगामा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। आपने कहा कि अपोजिशन गोलबंद हो रहा है, गोलबंद किस बात के लिए हो रहे हैं? हम संविधान को बचाने के लिए गोलबंद हो रहे हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए गोलबंद हो रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। ये वो अधिकार है, वक्फ बोर्ड का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और उसको आप छीनना चाहते हैं। वक्फ की जमीनों को मुसलमानों से छीनना चाहते हैं,
वो मुसलमान जिन्होंने अपनी जमीनें वक्फ की हैं, डोनेट की हैं कहाँ पब्लिक लिखा है? वेलफेयर के लिए, कहाँ उनको लिखा आप हड़कना चाहते हैं आप। बताइए ना, और कौन से और पॉइंट में आपने लिखा जहां है आपने कि जहां मौजूदा तक ये कहा, सरकार जो संशोधन कर रही है उसमें वक्फ की जमीन को वो छीनना चाह रही है? बिल्कुल उसमें है, मंशा लिखा? यही है, लिखा छीनना कहाँ है चाहती सर? है। बताइए ना, आपने कभी कहाँ सुना लिखा? है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर हो सुनी सकता है? सुनाई बातों पर नहीं बात मंदिर करेंगे। मंदिर मुझे इतना प्रबंधक बताइए कमेटी में कि कोई जो नॉन संशोधन बिल हिंदू हो लेकर सकता आ है? रही है, आप कह रहे हैं कि पाशा वक्फ जी, में जो नॉन संशोधन मुस्लिम बिल होगा। लेकर आ रही है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे वक्फ के मेंबर, नॉन जो मुस्लिम होंगे होने भाई। से क्या ये तय हो जाएगा हिंदू- कि वक्फ हिंदू- की जमीन छीन ली मंदिरों में जाएगी? क्या हिंदू के अलावा रुकें कोई सर। और मेंबर हो सकता अरे है? एक मिनट रुकें सर, वक्फ अलग है, मंदिर अलग है। वक्फ जमीनों का मसला है, मंदिर मस्जिदें बिल्कुल अलग हैं। तो पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, कहाँ लिखा है? सारी सर? मस्जिदें मैं जो वक्फ चार पर नए हैं, अंतर वक्फ पढ़ रही जमीनों हूँ, पर हैं, मैं इसलिए जो मस्जिद भी आएगा। सर मैं चार जो अंतर पढ़ रही हूँ, उन चार अंतरों में तो मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने कहा हो कि हम अगर आएंगे, ये संशोधन बिल अगर पास हो गया तो हम जमीनें छीन लेंगे जो मुसलमानों के पास हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कहाँ लिखा है? कोई तो पॉइंट होगा ना आपके पास, आपने पढ़कर पढ़ा है आएंगे बिल आप। को? बिल्कुल पढ़ा है, बिल तभी में तो साफ पूछ रही लिखा हूँ। हुआ है कहाँ लिखा है कि कि सारे डीएम एयरपोर्ट को एक ही आदमी को दे दिए बिल जाएंगे? को बिल में ये होना लिखा जरूरी हुआ है। थोड़ी होता है। प्राची जी, प्राची जी, बिल में सवाल ये कहीं लिखा हुआ है कि देश के सवाल संसाधन मैं- एक ही आदमी को दे दिए जाएंगे, अरे ये सर, कहीं लिखा है? आप डर कानून दिखा में रहे हैं लिखा है या ना, संविधान आप में लिखा डर है? दिखा लेकिन रहे दिए जा रहे हैं ना अभी प्राची आपने जी। कहा, तो ये बात मत कहिए क्या लिखा है प्रदीप और क्या पाटिल नहीं जी, लिखा है। प्रदीप आपने पाटिल जी, सवाल प्रदीप किया, पाटिल उसका जी, जवाब सुनिए। आपके साथ ही बोल रहे हैं ना, अब तक जो आपके बोर्ड- साथ ही बोल बोर्ड रहे के जो हैं। मेंबर डराने थे, में सर, वो रुकिए ना। सारे मेंबर डराने सरकार के में appointed होते डराने हैं। में और होने में बहुत अंतर होता है ना। तो अगर वास्तव में ऐसा है, सरकार अगर ये के- सरकार जमीन छीनना चाहती है तो मैं भी आपको सवाल बताऊं, करूंगी। सरकार- बताइए कहाँ मैं लिखा ये है? बताऊं, हाँ, जो वक्फ बोर्ड है, ये ज्यादातर वक्फ बोर्ड 38 वक्फ बोर्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में है, सेंटर के अंडर में वक्फ काउंसिल है। तो ये वक्फ बोर्ड स्टेट्स के परव्यू में आता है। सरकार क्या कर रही है? वक्फ बोर्ड के सारे जो मेंबर थे पहले, वो सरकार के अपॉइंटेड होते थे, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते सारे मेंबर, और डीएम उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करता था, सीईओ होता था। लेकिन वक्फ की जमीनें कौन सी वक्फ की है, कौन सी नहीं है, इसका फैसला करने का अधिकार सर पहले वक्फ बोर्ड के मेंबर एक को बात था। बताइए ना, इस ये देश बिल में- ये कह रही है इस कि देश इसका में अधिकार हर डीएम बात को के लिए होगा। अदालतें और डीएम हुआ कौन करती होता हैं। है? सर इस डीएम बात केंद्र में सरकार का अरे ऑफिसर सर, होता है। हर और बात उसके में कहे तो ये अदालतें तय हुआ होगा करती कि हैं। कौन सी जमीन हर वक्फ की मसले है, पर, कौन हर सी छोटी जमीन छोटी वक्फ बात नहीं पर है। हम अदालतों ये में डीएम जाते तय हैं ना, करेगा। नाइंसाफी और होती डीएम है। क्या तय करेगा अभी सबको तक का जो मालूम बिल है। था, और अभी डीएम तक का के जो द्वारा बिल था, ये वक्फ अधिकार भी जमीनों नहीं को देता हड़पना था चाहते हैं। कि आपकी जमीन, अभी तक का जो कानून था वो अधिकार भी नहीं देता था आपको। प्राची जी। एक सेकंड बस, आपको अधिकार भी नहीं देता था कि अगर आपकी जमीन पर वक्फ ने अगर अपना दावा ठोक दिया तो आप कोर्ट भी चले जाए। अब कोर्ट जाने की इजाजत मिल रही है, इसमें क्या गलत है? इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इस देश में कानून है कि नहीं है ना? मैं कह दूं कि ये मेरी चीज है, हाँ। आप दे देंगे मुझे? बताए ना, तो नहीं कैसे देंगे आप। कैसे इन्फॉर्मेशन कानून है उसके लिए, अरे इन्फॉर्मेशन अदालत है बताइए उसके ना लिए। कैसे गलत मुझे है? साबित करना मुझे होगा कि चीज पता बनी है या नहीं है। मुझे पता किसी है कि जमीन पर कोई ट्रिब्यूनल कब्जा नहीं बोर्ड कर के सकता। पास जाया अगर करते थे। उसके पास मैं अधिकार गलत हूँ नहीं तो है, झुटलाइए, अगर उसके पास मैं पेपर गलत हूँ नहीं तो है, झुटलाइए, कोई कब्जा नहीं मैं कर सकता। गलत हूँ तो आप झुटलाइए ना। गलतफहमी पैदा कर रही हैं। अरे भाई गलत हूँ आप तो लोग झुटलाइए। बरगला रही हैं। ट्रिब्यूनल बोर्ड के आप पास जाती मुसलमानों थी के ना खिलाफ बरगला रही हैं शिकायतें, लोगों को। बरगला आप प्राची जी, ये रहे। गलत मैं बोल रहे लिखित हैं। दिखा दूंगी, आप लिखित दिखा नहीं पाएंगे। प्राची जी, तहसीन पूनावाला जी, बस प्राची जी। एक रिएक्शन उनका ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, हंगामा इसलिए है बरपा कि ये एक वोट बैंक से जुड़ा हुआ मसला है या वाकई सरकार की नीयत में कोई खोट नजर आती है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। देखिए, सच्चाई दोनों चीज़ों को, दोनों पहलू को देखना चाहिए। अमेंडमेंट्स हर कानून में आना चाहिए उसके लिए, लेकिन मंशा क्या है? जितने भी जेपीसी के अंदर अमेंडमेंट्स, 44 अमेंडमेंट्स विपक्ष ने प्रपोज किए, एक भी कबूल नहीं किए। 14 अमेंडमेंट्स जो एनडीए के जो सहयोगी उन्होंने प्रपोज किए, सारे कबूल हुए क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी थी। क्या ये बात सही है? 44 अमेंडमेंट्स को आपने उन पर क्यों चर्चा नहीं की? फिर माननीय गृह मंत्री को पार्लियामेंट में उठकर आश्वासन देना पड़ा कि हम उनको देखेंगे। तो फिर जेपीसी का मतलब क्या हुआ अगर माननीय गृह मंत्री को तय करना है? इसलिए जो मेरे आरजेडी के मित्र कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, ये सारे एक्ट का सिर्फ सेंट्रल एक्ट्स हो गए, जबकि हर स्टेट में, हर सूबे में एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है। उसके जो मेंबरान है कौन अपॉइंट करते? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते। अब यह आरोप लगता है कि वक्फ के पास अनलिमिटेड पावर्स है, कोई भी जमीन को जाकर ले सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है। वो कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट उस पर फैसला करती है, ऐसा कोई पावर नहीं। लेकिन अभी आप उनसे पावर लेकर किसको दे रहे हैं? डीएम को। डीएम किसका व्यक्ति होता? कलेक्टर किसका होता? सरकार का। तो ये आर्बिट्री फैसले हो गए अच्छा, कि नहीं? एक मुझे उसके बाद आप correction कर जाओगे, दीजिए। उसके बाद आप जी, जाओगे आप ही कोर्ट के correction कर अंदर। दीजिए। आप मेरा एक सुझाव आप- सुन लीजिए। हाँ, हाँ। आपने ट्राइब्यूनल क्यों नहीं बताया? ट्राइब्यूनल को मजबूत क्यों नहीं किया? उसको क्वाज़ी जुडिशियल क्यों नहीं किया? आप सरकार को उसके क्यों बीच में ला रहे? अगर सरकार बीच में आ रही तो इस देश सारे में- धर्म के बीच में सरकार एक आएगी। सेकंड, तहसीन मैं जी, तो ये क्या कह रहा हूँ इस कि देश में- मंदिरों को फ्री करो। क्या इस मैं देश तो में- कह रहा हूँ मंदिरों को फ्री करो। तहसीन ये तो जी, कह रहे सरकार तहसीन सब जी, जगह बस पे एक आएगी। करेक्शन कर दीजिए ना, मेरी इन्फॉर्मेशन में करेक्शन कर दीजिए। जहां तक मेरे पास जानकारी
रही है। और जितना मैंने पढ़ा है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था। आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कई ऐसे हाई कोर्ट के फैसले जो रिवर्स करता है, कई ऐसे हाई कोर्ट के फैसले। और ये आप आश्चर्यचकित बात क्या है पता है आपको, ये सारे जो फैसले हुए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, यानी कि जिनको भाजपा की सरकार डालती है वक्फ कमेटी के ऊपर, वही जमीन ग्रैब करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। से उम्मीद क्यों है आप लोगों को? इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनके साथियों से इसलिए उम्मीद है, जी से अभी भी उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है जेडीयू से, बाकी टीडीपी से, हाँ, और टीआरएस से भी, क्यों हालांकि वो एनडीए में नहीं है, इसलिए उम्मीद है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज का फैसला देश को करना चाहिए। क्या हमारे मंदिरों को आजाद करना है या सरकारी हस्तक्षेप और चाहिए? क्या गुरुद्वारा में अभी सरकार के हस्तक्षेप चाहिए और क्या पर्सनल लॉज में चाहिए? ये फैसला देश को करना चाहिए। जाएगा, एनडीए चला जाएगा आपकी तरफ। बता दे मंदिरों को आजाद कब कर रहे, या मंदिरों को भी आजाद नहीं करेंगे? ये हर चीज में कुमार जी को ले आएंगे क्या अपने साथ? नीतीश कुमार जी अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो सोचे कि उनको कहां जाना है। चिराग पासवान चुनाव जीतना चाहते हैं और भविष्य में सोचना चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री, तो सोचे वो कहां जाना चाहते हैं। पर एनडीए में डोरे डालने की कोशिश, क्या एनडीए में कोई फूट पड़ेगी? इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी। सवाल वाजिब इसलिए हो जाता है ना, खुलकर हर मंच से कहा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं जीतना है तो नीतीश जी को साथ देना होगा इन लोगों का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देख लीजिए आप, अगर हमारे साथ नहीं आए तो मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धोना पड़ेगा। ये दबाव कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? प्राची जी, एक एक करके तीनों प्रवक्ताओं का जवाब देता हूं। पहली बात, जिनको देश ने बदनीयत से देखा और 3 बार से लगातार विपक्ष में बैठाया, 20 साल से जो विपक्ष में आरजेडी वाले बैठे हैं बिहार में, जो 15 साल से कांग्रेस वाले विपक्ष में बैठे हैं, जो 80 चुनाव हार चुके हैं, वो ना बताए कि नीयत किसकी सही है किसकी। जनता की नजर में हमारी नीयत सही है, इसीलिए जनता बार बार हमको मौका देती है सेवा का, इनको नहीं देती। पहली बात। दूसरा बात संविधान की है। ये संविधान को लेकर राहुल गांधी घूमते हैं ना, मैं पूरा संविधान की कॉपी लेके आऊं, खाली नहीं लेके आऊं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? सिविल कोड का राइट जो होता है फर्स्ट राइट होता है। वक्फ के अंदर सेक्शन 40 उठा के पढ़िए। सेक्शन 40 कहता है कि भाई अगर कोई वक्फ, अगर आपके प्रॉपर्टी, जहां हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, अगर वक्फ ने कह दिया कि ये हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी ना कि वक्फ को। पूरा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग किया हुआ है। तेलंगाना हाईकोर्ट ये कहते हैं वक्फ का है। बिहार की बात करते हैं, पटना के पास एक गोविंदपुरी गांव है, 90% वहां हिंदू रहते हैं। वक्फ ने कह दिया कि वो वक्फ का लैंड है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को वक्फ ने कहा था वक्फ का लैंड है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ ने कहा वक्फ का लैंड है। ये देश शरिया से नहीं चलता है प्राची जी, ये देश संविधान से चलता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हम इंप्लीमेंट करेंगे। और 10 सेकंड रुकिए, अगर आपने इनको सवाल नहीं पूछा, 2013 के अंदर इन्हें दिल्ली की 120 से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ को गिफ्ट कर दी, इन्हें 1954 में अमेंडमेंट कर दिया, तो संविधान की पावर के हिसाब से हम भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। सारी बातें ठीक है, आप संविधान का हवाला दीजिए, आपकी नियत की आप बात करिए, आप भलाई के लिए कर रहे हैं, सब बात मान ली, लेकिन जब अपने ही साथ नहीं होंगे, जब अपनों पर ही दबाव डाला जाएगा, सवाल क्योंकि दबाव डाला जा रहा है, मीटिंगें हो रही है, मीटिंगें हो रही है ना, ये तो नहीं कहा, स्पष्ट तो नहीं कहा। फैक्चुअली मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद में अभी तक, लोकसभा चुनाव के बाद में अभी तक हरियाणा में, मैं बता रही हूँ आपको, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, इस मीटिंग के बाद साफ तो किसी ने नहीं कहा आकर कि नहीं जी हम तो इस बिल को पास करवाएंगे। उन्होंने कहा हम आपकी बातों पर गौर करेंगे। तो यहाँ तो दोनों ही राहें खुल जाती गौर तो हम भी करेंगे सबकी बातों पे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पर किसी ने कहा कि हम बिल को पास नहीं कराएंगे। कोई एक बिल का नाम, कोई एक बिल का नाम बता दीजिए। आप मुझे बताइए, एनडीए ने कौन से एक बिल ने किसी भी घटक दल ने विरोध किया है? किसी ने आप बताइए ना, फैक्ट पे बात करिए। कहा कि हम पास कराएंगे। अरे प्राची जी, पास तो होगा, ये तो 100% होगा, मैं आपके शो पे गारंटी देके जा रहा हूँ। पर आप मुझे बताइए, मेरे को आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद में कहाँ इंडिया लाइन साथ में? हम तो साथ में, हमारी रेगुलर मीटिंग हुई, कहाँ ये साथ में? खुद के घर में हमारा घर साथ में, जिनका घर टूटा पड़ा है वो ना बात करें। जिनका अपना घर टूटा हुआ है वो दूसरे के घर को तोड़ने की, ये रहा आपने बोला ना, सुनिए आप लोग ये देखिए, ये रहा लल्लन सिंह का बयान, पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि जेडीयू और टीडीपी दोनों सपोर्ट करेगी। मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ। अब जब सपोर्ट करने की बात आएगी, टेंशन मत तो फिर क्यों डोरे डालने की कोशिश की जा रही है? इनके बिना काम नहीं चलेगा। मैं दो चीज, पहला एक फैक्ट चेक करना चाहता हूँ। मेरे काबिल मित्र प्रदीप भाई ने कहा कि सेक्शन 40 कहता है कि वक्त कोई भी जमीन ले सकती है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट पे भी। प्राची जी गौर फरमाइए इस पर, क्या पार्लियामेंट क्लेम किया वक्त ने? नहीं प्रदीप, ऐसे मत करो, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे पता है, मैंने पढ़ा हो, प्लीज मेरी बात प्रदीप आप बोल दो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पार्लियामेंट फंक्शन हो रहा है, लिया वक्त ने।
सेक्शन 40 आर्बिट्रीली यूज नहीं कर सकते। वो सरकारी जमीन प्राइवेट जमीन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेक्शन 40 तभी उसका इस्तेमाल हो सकता है जब वक्फ दिखा सकता है बिना डाउट के कि वो जमीन एक मुसलमान ने वक्फ के कारण के लिए दिया था। क्या पार्लियामेंट में हुआ है? ऐसे बहुत सारे क्लेम्स। प्रदीप भाई एक सेकंड, ऐसे बहुत सारे सुनिए ना प्राची, किसानों की जमीनों पर हुआ, प्राची जी 10 किसान परेशान थे कि नहीं? प्राची जी 10 हाँ, सेकंड। बोलिए। ऐसे बहुत सारे भाजपा के एजेंट हैं जो इस तरह के फेक क्लेम्स डालते हैं। वक्फ बोर्ड इन सूबों में भाजपा ने अपॉइंट किया है, तो इस तरह के क्लेम्स इसलिए डालते ताकि सेंसेशनल न्यूज बने। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु में उन्होंने जमीन का उन्होंने हवाला दे, मैं उसकी बात करता हूं, वो जमीन पे उनको कलेक्टर से वो कह दिया गया कि ये आप नहीं क्लेम कर सकते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना कह दिया, तो कहां से ये क्लेम आता है? क्लेम कोई कुछ भी कर सकता है। सब कुछ गलत। मैं फिर सवाल पर आ जाती हूँ, सब कुछ गलत। इनकी नियत में भी खोट है, प्रदीप भाई सुपरमैन, इनकी नियत में भी खोट है, मान लिया, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलेगा। एनडीए के साथियों के बिना चाहिए ही चाहिए उनका सपोर्ट। ये बिल पास नहीं होने वाला, नहीं होगा, नहीं होगा, एनडीए टूटेगा, ये बिल पास नहीं होगा, एनडीए टूटेगा, ये बिल पास नहीं होगा। 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड। कर्नाटका के अंदर वक्फ ने किसानों की विजयपुरा में जमीन पर कब्जा किया, विरोध हुआ, मीडिया ने करा, फिर जाके कर्नाटका सरकार को करना पड़ा। ये कर्नाटका सरकार का स्टेटमेंट है। 80% जमीनों पे मुसलमानों और वक्फ ने कब्जा किया कर्नाटका के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? अनवर जी से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से ही आते हैं। जिस नीतीश कुमार से परहेज है आपके नेता को, उनके साथ आने पर भी आजकल तेजस्वी यादव भड़क जाते हैं। दिल्ली आते आते वही नीतीश कुमार प्यारे क्यों लग रहे हैं? उन्हीं नीतीश कुमार से इतनी उम्मीदें क्यों हैं कि साथ आइए मिलकर इनको रोकेंगे? प्राची जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले मैं जरा प्रदीप जी के उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। पटना के गोविंदपुर की बात की उन्होंने। गोविंदपुर का फैसला हाई कोर्ट से आया है, पटना हाई कोर्ट से, कि ये वक्फ की जमीन है। वहां बोर्ड पे लगा हुआ हाई कोर्ट के फैसले सटे हुए हैं, वहां पे जाके आप पढ़ लीजिए। आप जाकर पढ़ लीजिए उसमें। अगर एक मुसलमान जाकर वक्फ पे ऊपर अपनी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, कोर्ट जाता है, मुस्लिम कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? पैदा करने का काम करते हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि आरजेडी 20 वर्षों से बाहर है सत्ता में। मैं आपको बताऊं कि आरजेडी आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। फैक्चुअली भी आप नहीं हो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आपने उधर से तोड़ लिया। आप सुनते जाइए, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट शेयर हमारे पास है। परसेंटेज ऑफ वोट हमारे पास है। आपकी हैसियत क्या है बिहार में? हमारी हैसियत तभी 15 साल से सरकार में। नीतीश जी के कंधे पर बैठ कर सरकार बनाते हो। इस बार भी जनता ने कभी स्वीकार किया आपको? बिहार की जनता ने हमेशा सबसे बड़ी पार्टी है जेडीयू के कंधे पर बैठ कर सवाल उनसे ही पूछा था। अच्छा रुके ना, और दूसरी बात आप सबसे बड़ी पार्टी है, जीतेंगे। आप सबसे बड़ी पार्टी है ना। एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बिल पास होगा, जरूर पास होगा। ये इस विश्वास से कह रहे हैं कि ईवीएम के द्वारा वहां वोटिंग करवाएंगे और पास करेंगे। ये विश्वास उनका बताता है कि पार्लियामेंट में दानी करेंगे और ईवीएम से करवाएंगे वोटिंग। ये आपका विश्वास बोलता है। थोड़ा फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था सर, जिसे आप बड़ी आसानी से इधर उधर घुमा गए। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आपका वोट परसेंटेज इतना ज्यादा, आप इतने मजबूत, फिर भी आपको नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ रही है? नीतीश कुमार की चर्चा क्यों हो रही है कि इधर आइए, आप ही सेक्युलर हैं, आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं? हमें नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं है। इस देश के सेक्युलर व्यवस्था को, इस देश के लोकतंत्र को जरूरत है। हम उनके जमीर को ललकारते हैं। अगर नीतीश कुमार अपने आप को सेक्युलर कहते हैं तो इस बिल पर स्टैंड लें, और स्टैंड लेना होगा उस बिल पे। और बिहार की जनता बताएगी कि वो कितने सेक्युलर हैं और उनकी जगह क्या होगी राजनीति में आने वाले इलेक्शन में। प्रदीप भंडारी, यानी कि नीतीश कुमार जरूरी है आपके लिए, बिना उनके नहीं चल पाएगा? नीतीश कुमार जी, हम उनको समाजवादी परिवार का हिस्सा समझते रहे हैं। ये अलग बात है कि समाजवादी परिवार को धोखा देकर के कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए भाजपा के साथ जाकर के मिल जाते हैं। और 20 वर्षों से अल्पमत में होते हुए आजकल जब नीतीश कुमार जी पर बात करें हैं उनके पास, आजकल और जब सीएम बने बैठे हुए हैं। ये है उनकी राजनीति। तेजस्वी यादव ये उनकी राजनीति जाते हैं नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव, और उनकी तो मानसिकता पर सवाल उठा देते हैं, उनकी मानसिक अवस्था पर सवाल उठा देते हैं। उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो आकर आपके साथ खड़े हो जाए।
कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नीतीश कुमार जी इस वक्त बीमार हैं। ठीक है, भाटी जी। और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने अभी इसीलिए तक कहा कि हम उनको साथ नहीं लेंगे, अभी तक इंडिया क्योंकि वो अलायंस हम अविश्वास साथ है वाला, एक उन पर कोई सेकंड, विश्वास हम नहीं साथ हैं या करेगा, नहीं कोई एतमाद ये तय नहीं हो पा रहा है। कोई रुक भरोसा जाए हम नहीं ना सर, करेंगे, रुक उनको जाए अपने साथ कभी अब नहीं आप लेंगे। दूसरे के घर में डोरे डालने पर आमदा हो गए। नीतीश कुमार, टीडीपी, यहाँ यूपी जहाँ से आप आते हैं वहाँ जयंत चौधरी से आप उम्मीदें लगाए बैठी हैं कि आए तो कम से कम हम बिल को तो रोक पाए। देखिए, हम उम्मीदें किसी से नहीं लगा रहे हैं। उम्मीदें उनको अपने आप, अपनी जनता जिनसे वो वोट लेके आए हैं, जिस वर्ग से वोट लेके आए हैं, उनकी उम्मीदों पे उन्हें खरा उतरना है। हमसे उम्मीदें, हमारी जो उम्मीदें हमसे हैं जनता की, वो हम उन पे बाखूबी अपना ध्यान पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें फैक्चुअली गलत बोली गई। पहली चीज़ तो ये बताई गई कि सब कुछ वर्ग ने अपना बता दिया। ये PRS इंडिया की ये रिपोर्ट है जिसमें सितंबर 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया इंक्रोचमेंट वक्फ प्रॉपर्टी 7% है और लिटिगेशन 2% है। तो यहाँ आके इतना झूठ ना फैलाएं, इतना कट्टरपंथी हमें बताने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो जिन्ना को जो सेकुलर बता रहे थे, जिन्हें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान के अंदर जो है उससे इतनी आपत्ति है, वो हमें आगे कट्टरपंथी ना बताएं। दूसरी बात इन्होंने कही कि बहुत सारे देश में जिस तरह का ये माहौल बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें विध्वंसकारी लेके आ रहे हैं जिससे देश का माहौल खराब हो और इनको अपनी गंदी और सस्ती राजनीति करने का मौका मिल जाए। मैंने शुरुआत में यही कहा कि सेशन बजट का है, लेकिन देश में बात नहीं हो रही उन 80 करोड़ लोगों की, उन बेरोजगारों की, और उत्तर प्रदेश में तो खास करके नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें 30 करोड़ की नाव की आमदनी बता दी गई और कैसे ही एक्सपोज भी हो गए, अगले दिन ही एक्सपोज हो गए। और कहीं ये ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कैसे अखिलेश यादव जी से पीछे रह गई। जैसे हिंदी भाषा पर इतना बवाल मचा हुआ है, अभी बेरोजगारी पर बवाल मचाइए, पूछिए ना सरकार से सवाल। संसद में हम तो हर फोरम पे आके बोलते हैं, तो हम भी इसको दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे प्रदीप भंडारी जी से। खैर आप आंकड़ा दे रहे थे सर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मुताबिक 361 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस पर सरकार और वक्फ के बीच में विवाद है। आप नहीं चाहते 2% लिटिगेशन है प्राची जी, 2% लिटिगेशन है सिर्फ और 7% एक्रोचमेंट है। और ये PRS कितनी प्रॉपर्टी है? आप जाके प्रॉपर्टी बता दीजिए कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी बता दें। नहीं, आप प्रॉपर्टी बता दें, सुलझ जाए, सुलझे ना सुलझे मामला। देखिए प्राची जी, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो जो झूठ बोल रहे हैं उनकी कोई इंतहा है नहीं। वो आज 14/2023 को बताएंगे, मार्च 14/2023 कुछ बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट और उसके बाद एक एग्जांपल से इनके झूठ को एक्सपोज कर देता हूं। मार्च 14/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट पे वक्फ का क्लेम गलत है, उसको सही समझा। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पे क्लेम नहीं किया था, वक्फ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पे क्लेम किया था। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 14 मार्च 2023 को। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं? पहली बात, अरे भैया कोर्ट में किया था, तमिलनाडु के अंदर जाके किया, कर्नाटका के अंदर जाके किया। ऐसे लोगों को डाल बोल रहा था तो 3 प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा तो आप मुझे चुप करा रही हैं। अच्छा बोलो, हाँ बोले। पहली बात तो ये पहला बात हो गई इनकी झूठ। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ प्राची जी, आप ये निर्णय कर लीजिए कि भाई क्या देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? क्योंकि अगर संविधान से चलेगा तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो है, जिसके अंदर एक मुसलमान को पावर दी जाती है या एक वक्फ को पावर दी जाती है कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी पे ले क्लेम कर ले और सिविल कोर्ट पे ना जाए, वो जाके वक्फ ट्रिब्यूनल पे जाए। ये ना क्रिश्चियन को पे, ना दलित को, ना मुसलमानों ने खुद ने कहा कि वक्फ जो है एक सवाल का जवाब आने दीजिए, एक सवाल का जवाब आने दीजिए। ये मुस्लिम बात कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी, एक सरकार के तौर पर प्लीज और ग्रोथ रेट की बात मत करिए। सरकार के तौर पर रुके ना भाटी जी, सरकार के तौर पर भंडारी जी, सरकार के तौर पर क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप जिसके लिए बिल लेकर आ रहे हैं या जिसके हित में ये बिल बता रहे हैं, आप कम से कम उन्हें तो विश्वास में लीजिए ना। ऐसे ही क्यों होता है? आप किसानों के लिए लाते हैं, वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। आप CA NRC की बात करते हैं, मुसलमान सड़कों पर बैठ जाते हैं। आप फिर सड़कों पर बैठने की तैयारी है। प्राची जी, पहली बात तो अभी जो किसान है उनको लाठीचार्ज करवाई है पंजाब की आम आदमी सरकार ने, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश के अंदर जेल भेज दिया उन्हें, टॉप 3 GDP के अंदर आता है। तीसरी बात, भारत इकोनॉमिस्ट तक के